हेलो दोस्तों, मैं पूजा बूस्टर सोशियोलॉजी में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग वेबर के सामाजिक क्रिया सिद्धांत पे चर्चा करेंगे कि वेबर का सामाजिक क्रिया सिद्धांत क्या है। और फ्रेंड्स, आज लाइट थोड़ी कम है, हो सकता है कि आप लोग को बहुत क्लियर ना दिखे, लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि अभी फिलहाल इतनी सुविधा है। तो फिर हम लोग आगे शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग वेबर के सामाजिक क्रिया सिद्धांत को समझने से पहले ये जान ले कि नॉर्मली हम सामाजिक क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया हम किसको कहते हैं। तो किसी भी एक्शन को, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, उसको हम क्रिया कहते हैं। और चूंकि सारी एक्शन जो भी कर रहे हैं हम समाज में रह के ही कर रहे हैं, तो फिर हम उसको सामाजिक क्रिया कह सकते हैं। लेकिन वेबर का ऐसा मानना नहीं है। वेबर जो है सामाजिक क्रिया का अर्थ कुछ अलग लगाते हैं। इनका ये कहना है कि व्यक्ति जो भी क्रिया कर रहा है, कर्ता जो भी क्रिया कर रहा है और वो उसका जो भी मीनिंग निकाल रहा है, तो सेम वही मीनिंग कोई दूसरा व्यक्ति भी निकाले और उसी मीनिंग से वो प्रभावित भी हो, सेम उसी तरीके से वो प्रभावित भी हो जो मीनिंग कर्ता निकाल रहा है, तो फिर हम इसको सोशल एक्शन कहेंगे। किसकी नजरों में? तो वेबर की नजरों में। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, ठीक, तो मैं अगर पढ़ा रही हूँ और आपको समझ में आ रहा है, तब तो ये हमारा सोशल एक्शन है, फिर तो ये सामाजिक क्रिया है। लेकिन मैं पढ़ा रही हूँ और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर ये सामाजिक क्रिया नहीं है, फिर हम इसको सोशल एक्शन नहीं कहेंगे। क्योंकि मैं जो मीनिंग निकाल रही हूँ अपने पढ़ाने का, मैं जो भी टॉपिक समझा रही हूँ, ये आप तक पहुंचे और आप भी उसको समझे, तब तो ये सामाजिक क्रिया हुई। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ ये कोई एक्शन नहीं हुआ। जैसे कि हम लोग साइंस में पढ़ते थे कार्य की परिभाषा, कि कोई, जैसे कि आप बल लगा रहे हैं किसी वस्तु पे और आपके बल लगाने के बाद भी वो जरा भी नहीं खिसकी, भले आप 1 घंटे तक प्रयास करिए, तो हम उसको कार्य नहीं कहेंगे। लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी आगे बढ़ गया तो हम उसको कार्य कहेंगे। तो इसी तरीके से अगर मैं कुछ भी कह रही हूँ और आप तक पहुंच ही नहीं रहा है, आप समझ ही नहीं रहे हैं, तो फिर उसको क्रिया नहीं कहेंगे अकॉर्डिंग टू वेबर। ठीक, अब देखिए, क्या क्रिया की बात सबसे पहले वेबर करे थे? नहीं, सबसे पहले अल्फ्रेड मार्शल किए थे क्रिया की बात। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल जो क्रिया की बात किए थे, तो ये जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किए थे, वो उपयोगिता को समझाने के लिए किए थे। लेकिन सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र में मैक्स वेबर ही इसकी चर्चा करते हैं। तो ये बताते हैं कि सामाजिक क्रिया एक तो कर्ता के अर्थ के अकॉर्डिंग हो, इसके अलावा जो क्रिया किया जा रहा है तो उससे अगला प्रभावित भी हो। ये चीजें तो आपको समझ में आ गई। फिर ये बताते हैं कि जो क्रिया हो रही है तो उसका प्रभाव वर्तमान में, भविष्य में और भूत में, तीनों ही प्रकार का प्रभाव दिखाई दे। जैसे कि आपकी किसी से दुश्मनी है, आपको बहुत समय पहले उसने आपको मारा था या आपका किसी प्रकार से अपमान किया था, फिर आपको दिखाई दिया और आपको एकदम से याद आ गया कि अरे इसने तो मेरे साथ ऐसा किया था, और आप तुरंत प्रतिक्रिया करना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब वो जो उसने क्रिया किया था उसका मीनिंगफुल था, क्योंकि उसने जो क्रिया किया तो आप प्रतिक्रिया भी उसी हिसाब से कर रहे हैं। जो सोच के, जैसे अगर उसने ये सोच के किया था कि मैं आपका अपमान कर रहा हूँ, वो आपका अपमान कर रहा है, तो आपने उसी तरीके से उसका मीनिंग भी निकाला और आपको देखते ही वो एक्शन करने लगे। तो ये तो भूतकाल का प्रभाव। वर्तमान में कि जैसे आपकी किसी से अभी कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, या जैसे किसी ने आपके प्रति प्यार ही दर्शाया, प्रेम ही दर्शाया, आप उससे प्रभावित होके या तो उसको नफरत दे रहे हैं या फिर प्रेम दे रहे हैं, जैसा उस तरीके से उधर से आपको एक्शन हुआ है, वैसा ही आप रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये वर्तमान में प्रभाव हो गया। और रही बात भविष्य की, तो जैसे कि आपको पीजीटी की, नेट की, जिसकी भी जीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं और अभी से आप पढ़ना शुरू कर दिए हैं, अभी से आप नोट्स बनाना शुरू कर दिए, आपको नहीं पता कि फॉर्म कब आएगा
और जो है पेपर कब होगा, लेकिन फिर भी आप तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये हो गए भविष्य में प्रभावित होने वाली क्रिया। ठीक है, तो ये अगर इस तरीके की चीजें हो कि आपकी क्रिया वो जो है भूत को भी प्रभावित करे, वर्तमान को भी करे और भविष्य को भी करे, तो हम उसको क्रिया कहते हैं। फिर ये भी बताते हैं कि किसी चीज को कॉपी किया जाए, कि कोई काम कर रहा है कि सब लोग एक गली की तरफ चले जा रहे हैं, लोग भीड़ लगाए हैं और देखने जा रहे हैं, और आप भी पीछे पीछे चले गए, देखो वहां क्या हो रहा है, तो इसको हम सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका कोई उद्देश्य ही नहीं, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, सब कर रहे हैं तो इसलिए आपने कर लिया, इसे भी हम सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे। और अगर जो है किसी क्रिया का कोई मीनिंग नहीं निकलता है, बस ऐसे ही कर दिए, जैसे कि आप हंस रहे हैं अकेले बैठ के, तो क्या इसका कोई मीनिंग निकलता है? इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। तो जब इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, ना तो कोई उससे प्रभावित हो रहा है, ना तो उसका कोई अर्थ निकल रहा है, और ना ही किसी प्रकार का कोई रिएक्शन हो रहा है, तो इसको हम सामाजिक क्रिया में नहीं गिनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें बताते हैं कि सामाजिक क्रिया तभी कहेंगे जबकि अगले पे प्रभाव पड़े और वो उसी प्रकार का अर्थ निकाले और फिर प्रतिक्रिया भी करे। ये समझाने के लिए बताए थे कि जब दो साइकिल सवार एक दूसरे से टकराते हैं और फिर वो उठ के वापस अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, तो हम इसको सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे, क्योंकि कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं निकला। लेकिन अगर टकराने के बाद दोनों एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे, एक दूसरे को मारने पीटने लगे, बहस होने लगी, तो ये सामाजिक क्रिया है, क्योंकि उसका अर्थ निकला। अगर इसने उसको टक्कर मारा तो उसको भी लगा कि हाँ इसने मुझे टक्कर मारा, और फिर दोनों एक दूसरे से बहस करने लगे, तो वहां पे ये सामाजिक क्रिया हो जाएगी। तो अब ये सामाजिक क्रिया तो समझ में आ गया कि सामाजिक क्रिया किसे कहेंगे, लेकिन सामाजिक क्रिया कितने प्रकार का होता है ये भी मैक्स वेबर ने बताया है, और ये बताते हैं 4 प्रकार की सामाजिक क्रिया। देखिए यहाँ से क्वेश्चन लगातार बनते हैं, कभी कभी क्रम का पूछ देता है कि आप क्रम से लगाइए, और कभी कभी उदाहरण दे के पूछता है कि इस प्रकार का एक्शन अगर हो रहा है तो उस एक्शन को आप किस प्रकार की क्रिया की कैटेगरी में रखेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो अगर आप इन सब का मीनिंग समझ लेंगे तो चाहे वो जो कैटेगरी पूछ दे आप आराम से बता लेंगे, क्योंकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही पता है। अगर क्रम पूछ रहा है तो आप एक बार इसे समझ लीजिए, फिर क्रम भी बता लेंगे। ये तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाने वाला है अभी थोड़ी देर में। तो चलिए अब हम लोग इसके मीनिंग को समझ लेते हैं। देखिए तार्किक क्रिया, तार्किक क्रिया किसे कहते हैं? तो तार्किक क्रिया रेशनल क्रिया, हम उसको उस क्रिया को कहते हैं जिसमें जो लक्ष्य है और जो साधन है उन दोनों में तर्क संगतता हो। मतलब कि जैसा हमारा लक्ष्य है उसी के हिसाब से हमारा साधन भी हो। जैसे कि मेरा लक्ष्य है आप लोगों को पढ़ाना, अगर मेरा उद्देश्य ये है कि मैं समाजशास्त्र पढ़ाऊं, तो फिर मेरे पास उसी प्रकार की मेरी क्रिया भी होनी चाहिए, उसी प्रकार के मेरे साधन भी होने चाहिए। फिर अगर मैं ऑनलाइन पढ़ाना चाह रही हूँ तो मेरे पास मोबाइल होना चाहिए, मेरे पास लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, मेरे पास बोर्ड भी होना चाहिए, मेरे पास किताबें होनी चाहिए, मेरे पास मार्कर होना चाहिए, एक छोटा बड़ा कुछ भी कैसा भी नोट्स होना चाहिए जिसके आधार पे हम आप लोगों को समझा सकें। तो ये इस तरीके की अगर हम क्रिया कर रहे हैं तो ये क्या है? ये तार्किक क्रिया है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है और हमारे जो साधन है, यानी कि हम जो साधन अपना रहे हैं और जो हमारा टारगेट है, उन दोनों के बीच में क्या है? तर्क संगतता दिखाई दे रही है, मतलब लॉजिक दिखाई दे रहा है। तो जब लॉजिक दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब कि ये एक तार्किक क्रिया है। ठीक है, तार्किक क्रिया का मतलब समझ में आ गया। लक्ष्य और साधन दोनों में तर्क संगतता हो, वो दोनों एक दूसरे के विरोध में ना जा रहे हो। जैसे कि मुझे सोशियोलॉजी पढ़ाना है और मैं दिन भर रील्स देखती हूँ या फिर मूवी देखती हूँ और मैं बताती हूँ कि मुझे जल्दी ही अपनी कोचिंग खोल लेना है और मुझे समाजशास्त्र पढ़ाना शुरू कर देना है, तो ये क्या तार्किक क्रिया हुई? नहीं, मेरे साधन और मेरे लक्ष्य वो तो बहुत ही भिन्न हो गए, फिर इसको हम तार्किक क्रिया कह ही नहीं सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं मूल्यांकनात्मक क्रिया। आप लोग को आज आवाज भी हो सकता है कि कम लगे,
तो आप लोग थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि मैं रात में इस समय 11:30 बढ़ा रही हूँ, तो बहुत तेज नहीं बोल सकती। चलिए अब देखते हैं मूल्यांकनात्मक क्रिया कि मूल्यांकनात्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो जब कोई भी कार्य व्यक्ति नैतिकतावश करता है, धार्मिक भाव में आके करता है, अपने आदर्शों को फॉलो करने के लिए करता है, तो हम उसको मूल्यांकनात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि मूल्यांकनात्मक क्रिया में हम रख सकते हैं, जब कोई सैनिक है और सीमा पे लड़ाई करने गया है और उसे ये पता चल जाता है कि जो है मेरे साथ के सारे सैनिक मारे गए हैं, मैं अकेला ही बचा हूँ, और दुश्मन जो सैनिक है उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा है और वो लगातार हमारी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। उसके बाद भी अगर वह जाके सीमा पे लड़ाई करता है तो ये उसकी वैल्यू है, ये उसका मूल्य है। वो अपने मूल्यों पे काम कर रहा है कि नहीं, मैं अपने देश के लिए अपनी जान दे दूंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसको हम मूल्यांकनात्मक क्रिया कहते हैं। इसी में आता है सती प्रथा, कि कोई व्यक्ति जो है जौहर प्रथा, सती प्रथा, कोई व्यक्ति अगर की डेथ हो जाती है और उसकी वाइफ को ये लगता है कि जब मेरे पति ही नहीं रहे तो मैं जी के क्या करूंगी, अगर वो ऐसे सोचती है और वो सती हो जाती है तो ये भी मूल्यांकनात्मक क्रिया, क्योंकि ये उसके मूल्य है कि हमारा जीवन वहीं तक सीमित है जितने जहां तक मेरे पति, और मेरे पति नहीं है तो फिर मेरे जीवन का भी कोई मूल्य नहीं है। तो ये उसकी वैल्यू है और वो उसके अकॉर्डिंग क्रिया करती है, अपने मूल्यों के वशीभूत हो के वो क्रिया करती है, तो उसको हम मूल्यांकनात्मक क्रिया कहते हैं। देखिए इसमें तार्किकता नहीं होती है। जैसे कि आप कहें कि सैनिक अकेले क्या कर लेगा, अगर 100 सैनिक उधर से आ रहे हैं तो एक व्यक्ति क्या कर लेगा लड़के, उसको तो पीछे हट जाना चाहिए। तर्क तो यही कहता है कम से कम वो जीवित तो रहता, लेकिन यहाँ पे तर्क काम नहीं करता है, यहाँ पे वैल्यू काम कर। हमें भी पता है कि हाँ, उसको भी पता है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसने अपने वैल्यू के लिए अपनी जान दी। तो यहाँ पे तर्क काम नहीं करता है। अब आप कहें कि मीरा जो है कृष्ण से उसका शादी कर ली, या फिर जो है राधा ने शादी क्यों नहीं की, वो कृष्ण के ही प्रेम में क्यों रह गई, तो यहाँ पे कोई तर्क काम नहीं करता। ये वैल्यू है अंदर की, ये जो है खुद का मूल्य है जिसके अनुसार व्यक्ति कार्य करता है, यहाँ पे तर्क काम नहीं करते हैं, तो उसको हम मूल्यांकनात्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। एक आता है भावनात्मक क्रिया। ये काम भाव में बह के, आदमी भावावेश होके जब कोई कार्य करता है, अब वो भाव जैसे भी हो, चाहे वो क्रोध का हो, प्रेम का हो, जैसे कि आप क्रोध में हैं, प्रेम में हैं, या फिर घृणा में हैं, जिस भी प्रकार के आपके पास भाव हैं, तो उस भाव में बह के जब आप कोई कार्य करते हैं तो हम उसको भावनात्मक या संवेदनात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि किसी की हत्या कर देना, क्रोध में आके अगर आप किसी की हत्या कर देते हैं तो ये भी किस में आता है, भावनात्मक में आता है, क्योंकि हम भाव में बह के करते हैं। अगर हम अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, हम फांसी लगा लेते हैं, तो ये भी भाव में बह के ही कर रहे हैं। अगर हमें ये लगता है कि हमें कोई नहीं पूछ रहा, हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं, हम तो एकदम जीने लायक ही नहीं रहे, तो ये हमारे अंदर की भावना है कि हम ऐसा फील कर रहे हैं, हम बहुत ही अपने को दुखी, उदास और अकेले महसूस कर रहे हैं, और इस भाव में इतने बह गए कि हम जो है आत्महत्या कर लिए, या फिर हम किसी से इस हद तक घृणा करने लगे कि हम उसकी हत्या कर दिए। तो इस प्रकार की जो घटना होती है वो सब किस में आता है, भावनाओं में आता है, भावनात्मक क्रिया में आता है, संवेदनात्मक में आता है, क्योंकि हमारे संवेग हावी रहते हैं। जैसे कि जो ये आतंकवादी कार्य करते हैं, ये भाव में बह के ही तो करते हैं। उनके अंदर इतना भर दिया जाता है, इतना माइंड वॉश कर दिया जाता है कि वो कुछ और सोच ही नहीं सकते हैं। वो एक भाव में आ जाते हैं कि बस हमें यही करना है। उनके अंदर वो चीजें इतनी भर दी जाती हैं कि वो ये भी नहीं देखते हैं कि हम बच्चों को मार रहे हैं, बूढ़ों को मार रहे हैं, कितने लोगों को मार रहे हैं, कितने लोग अनाथ हो रहे हैं। इन सारी चीजों का ध्यान नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि वो भाव में बह गए रहते हैं, उन पे संवेग पूरी तरीके से हावी हो गया रहता है। ठीक है। तो इस प्रकार की क्रिया को हम संवेदनात्मक क्रिया कहते हैं।
इसमें पूछता है कि जैसे कि कोई माँ अपने बेटे को थप्पड़ मार रही है, तो हम उसको कौन सी क्रिया कहेंगे? तो अब आप ये सोचिए कि नहीं, यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े एक्शन होते हैं, जैसे कि आत्महत्या और हत्या और किसी आतंकवादी घटना। अरे नहीं भाई, छोटी क्रिया भी अगर भाव में बह के कर रहे हैं कि हम जो क्रोध में ही तो मारेंगे ना हम किसी को चाटा, तो हम क्रोध में अगर किसी को चाटा मार रहे हैं तो वो भी तो हमारी भावना ही हुई। भावना बताने का मतलब, मैं एग्जाम्पल के लिए अगर बड़ी बड़ी घटनाएं बताई हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने फ्रेंड्स को देख के अगर आपके अंदर खुशी के आंसू निकल आते हैं तो ये क्रिया नहीं है, ये भी क्रिया है, ये भी भाव में बह के ही हुआ है एक्शन। और आपके दोस्त को भी पता चल गया कि ये खुशी के मारे रो रही है, तो बस उसको वो सेम मीनिंग समझ गया और आपके भाव बाहर आ गए, बस हो गई भावनात्मक क्रिया। इसी को ही तो भावनात्मक क्रिया कहते हैं। कोई बहुत बड़ी घटना होने की जरूरत नहीं है भावनात्मक क्रिया समझने के लिए, ठीक है। अब देखिए परंपरात्मक क्रिया। परंपरात्मक क्रिया भी अतार्किक होता है, इसके पीछे भी तर्क नहीं होता है, और ये बस इसलिए होता है क्योंकि चला आ रहा है। जैसे कि हम होली दीपावली मनाते हैं, कोई भी त्योहार मनाते हैं, तो हमें चलिए ठीक है कि श्री राम जी वनवास से लौटे थे, घर आए थे, तो हम दीपावली मनाते हैं। लेकिन जिसको नहीं पता है वो भी तो दीपावली मना रहा है। क्यों? क्योंकि ये मनता हुआ चला आ रहा है, तो इसलिए सब लोग मना रहे हैं। होली हम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि चला मतलब ये कहानी है कि हाँ, होली का दहन उस दिन हुआ था, प्रहलाद के साथ ये घटना घटी थी, वो सारी चीजें हैं। लेकिन जिसको पता है वो भी मना रहा है, जिसको नहीं पता है वो भी मना रहा है। और ये क्यों मना रहा है? क्योंकि ऐसा चला आ रहा है। हम एकादशी का व्रत रहते हैं, और ये इसलिए रहते हैं क्योंकि ये सुनते हुए आ रहे हैं कि एकादशी के व्रत रहने से सारे जो है पाप कट जाते हैं, पुण्य मिलता है, तो हम उसको कर रहे हैं। किसी को पैर छूने से हमें आशीर्वाद मिलता है तो हम उसके पैर छूते हैं। अगर हमें कहीं जाके माथा टेकते हैं तो हमारे भाग्य खुल जाते हैं, तो हम उसको माथा टेकते हैं। तो यहाँ पे तर्क काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सब लोग कर रहे हैं, एक परंपरा लंबे समय से चली आ रही है, इसलिए हम भी उसको कर रहे हैं। तो यहाँ पे तर्क काम नहीं करता है, ठीक है। तो आज हम लोग वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को समझ लिए कि वेबर जो है सामाजिक क्रिया को बताते हैं कि कोई भी एक्शन करता जिस अर्थ से, जिस अभिप्राय से करता है, उसी अर्थ और अभिप्राय को भी प्रभावित होने वाला व्यक्ति भी समझे, दूसरा व्यक्ति भी समझे, तभी हम उसको सामाजिक क्रिया कहेंगे। जैसे हम क्रिया कर रहे हैं उसी हिसाब से प्रतिक्रिया भी होनी चाहिए, तो हम उसको क्रिया कहते हैं। जैसे कि अगर मैं समझ रही हूँ और मैं अगर पढ़ा रही हूँ और आप लोग समझ रहे हैं, तो मतलब कि ये क्रिया है। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि जो है किसी की कॉपी करने को भी हम सामाजिक क्रिया नहीं कहते हैं, या फिर कोई किसी का जो है हम देखा देखी कोई काम कर रहे हैं, भूत भविष्य वर्तमान से चीजें प्रभावित नहीं हो रही हैं, तो हम उसको जो है क्रिया नहीं कहेंगे। और प्रत्येक प्रकार की क्रिया को भी हम सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे कि हम हंस रहे हैं तो उसको भी हम क्रिया कह दिए, या फिर हम अकेले बैठ के और कुछ गुनगुना रहे हैं, तो इस तरीके की क्रिया को हम क्रिया नहीं कहेंगे, ठीक है। उसका फर्क पड़ना चाहिए, हम ध्यान कर रहे हैं बैठ के, तो ये भी सामाजिक क्रिया नहीं है, ठीक। और उसके बाद से इन्होंने बताया है कि क्रिया 4 प्रकार की होती है, जो कि हम चारों आप लोगों को बता दिए। देखिए इसमें क्रम पूछा जाता है, और क्रम को आप लोग रीड करके याद कर लीजिएगा। रीड करके याद करना बहुत आसान है, हमने ऐसे याद किया है। आर का मतलब रेशनल यानी कि तार्किक, ई का मतलब इवैल्यूएटिव यानी कि मूल्यांकनात्मक, ए का मतलब अफेक्टिव यानी कि भावात्मक, और टी का मतलब ट्रेडिशनल यानी कि परंपरात्मक। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर क्रम पूछे तो आप क्रम बता देंगे, और अगर लक्ष्य और साधन से मिलके कोई क्वेश्चन बनता है, पूछता है किस क्रिया में आएगी, तार्किक क्रिया में आएगी। जब बात वैल्यू की आए कि सती होने की बात आ जाए, सैनिक के मरने की बात आ जाए, जहाज में कप्तान जो है डूबते हुए जहाज में कप्तान भी मर जाता है, तो इस तरीके का कोई उदाहरण लेके पूछे तो मूल्यांकनात्मक क्रिया कहेंगे। भाव में बह के किसी भी प्रकार की क्रिया, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर उस प्रकार क्वेश्चन आता है तो उसे संवेदनात्मक या भावनात्मक क्रिया कहेंगे। और जो कार्य सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि परंपरा से चली आ रही है, उसके पीछे कोई विशेष तर्क नहीं है, पता है, तब भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उसको हम परंपरात्मक क्रिया कहते हैं। चलिए
आशा है कि आप लोग को ये लेक्चर समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। जैसा भी लगा हो आप लोग हमें जरूर बताइएगा। और मैंने आप लोग से ये भी कहा था कि आपको जो जिस टॉपिक पे दिक्कत हो तो आप लोग हमें बताइएगा। तो आज हमें एक कमेंट मिला है कि मैं SC ST और OBC पे भी वीडियो लेके आऊँ। तो अभी तो मैं वीडियो 10 मिनट का ही लेके आऊंगी। तो अगर मैं SC ST OBC पे लेके आऊंगी तो हो सकता है कि मैं ये 2 या 3 वीडियो में इसको कंप्लीट करूं, क्योंकि मैं 10 मिनट से ज्यादा अभी वीडियो बनाना नहीं चाह रही हूँ, ताकि अभी आप लोग देखें समझें। अगर आप लोग को मेरा लेक्चर समझ में आता है, चीजें समझ में आती है, तो मैं बड़ी बड़ी क्लासेस भी लेके आऊंगी। लेकिन अभी तो आप लोग परिचित होइए हमारे लेक्चर से, और समझ में आए तो इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे बड़े बड़े लेक्चर के रूप में भी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।